हेलो वेलकम माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि एग्जामिनेशन इस समय टल चुका है लॉकडाउन की सिचुएशन में, और अभी तक कोई पूर्वांचल द्वारा न्यू अपडेट नहीं आया है। बस ये अब कर दिया गया है कि एग्ज़ाम को अभी टाल दिया गया है टिल द लॉकडाउन 31 मई। उसी को ध्यान में रखते हुए मुझे बहुत से बच्चों ने कमेंट भी किए और मुझे बहुत से बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप के थ्रू और कॉल भी करके कहा कि आप अपने लेक्चर को कंटिन्यू रखें ताकि वो इस समय आने वाले एग्जामिनेशनों के लिए प्रिपेयर हो सके। उनमें से बहुत से फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे जो सेकेंड ईयर की तैयारी करने के लिए कर रहे हैं, सेकेंड ईयर के पेपर्स को शुरू करने के लिए कर रहे हैं। तो मैं बता दूं, मैं सेकेंड ईयर का भी पेपर जल्द शुरू कर रहा हूं। हाँ, और मेरे हिसाब से हो सकता है लीनियर या डिफरेंशियल में से कोई एक पेपर मैं शुरू करूंगा, लीनियर अलजेब्रा में से या डिफरेंशियल इक्वेशन में से। फिर उसके बाद जो सेकेंड ईयर के भी स्टूडेंट जो फ़ोन किए थे हमें, उन्होंने कहा कि सर थर्ड ईयर में जैसे आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या रियल एनालिसिस शुरू किए थे वैसे ही शुरू करिए। तो आज हम वैसी स्टार्टिंग के साथ आए हैं जो बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, जो बीएससी थर्ड ईयर में जाने वाले हैं, जो बीसीए थर्ड ईयर में अपीयर हैं इस समय, और इंक्लूडिंग एमएससी प्रीवियस के रियल एनालिसिस के जो भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि एमएससी प्रीवियस में भी रियल एनालिसिस नाम का एक पेपर है और 80% सिलेबस हमारे बीएससी थर्ड ईयर का ही है। बस थोड़ा सा 20% सिलेबस जो कि मैं जब इस बीएससी थर्ड ईयर सिलेबस खत्म कर दूंगा उसी के साथ एमएससी की जो एक दो चैप्टर है, एनालिटिक कंटिन्यूएशन, ग्रीन फंक्शंस, उन सबको भी मैं इंक्लूड करूंगा अपने इस लेक्चर में, ताकि ये जो लेक्चर होगा वो बीएससी एमएससी कंबाइंड रियल एनालिसिस पर एक होल पेपर होगा। तो चलिए आप मैं सभी को बता दूं, मेरा जो वीडियो अभी तक मेरा आई टैब पे आप जा करके लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन और तमाम पेपर मेरे अब तक वीडियो बन चुके हैं। मैंने लास्ट ईयर 2019 के बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के फर्स्ट और सेकेंड पेपर को मैंने सोल्यूशन अपलोड कर दिया है। थर्ड ईयर के रियल एनालिसिस का पेपर का सोल्यूशन अपलोड कर दिया है। जो बच्चों को मैंने बताया था कि इस समय अगर वो केवल 5 साल का पेपर सॉल्व कर लेते हैं और एग्जामिनेशन के दौरान तैयार होकर जाते हैं, वो 80 से 90% नंबर अपने इस मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट के पेपर में गेन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक पर। आज का जैसा कि आप टॉपिक जान रहे हैं, आज मेरा टॉपिक क्या है वो मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे ही था। आप जान रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हमारा चल रहा था। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा था, अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने इसकी सबसे पहले डिफिनीशन बताई थी। फिर इसके बाद मैंने इसके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सबसे पहले मैंने बताया आपको एनालिटिक फंक्शन की डिफिनीशन। किसकी डिफिनीशन बताया? डिफिनीशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। जिन्होंने वो वीडियो ना देखा हो जाके आई टैब बटन पर उसको वॉच कर लेंगे। फिर एनालिटिक फंक्शन के बाद मैंने बताया था हार्मोनिक कॉन्जुगेट, एनालिटिक फंक्शन और सीआर इक्वेशन एक साथ मैंने एक वीडियो बनाया है। दूसरा वीडियो मैंने बनाया हार्मोनिक फंक्शन एंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट। इस टॉपिक को भी आप जाकर के अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि अब हम लेक्चर को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर आपके पास ये बेसिक्स नॉलेज नहीं रहेंगे तो आप प्रॉब्लम को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि आज के प्रॉब्लम में मैं आपको बता दूं कि मैं आज मेरा जो होगा लेक्चर में कंटिन्यू, वो होगा प्रॉब्लम। जो भी एनालिटिक फंक्शन से डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम और बन सकते हैं वो मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। इसके बाद हार्मोनिक फंक्शन कॉन्जुगेट के बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन पे डिस्कस करेंगे। एनालिटिक फंक्शन ये हो चुका है हमारा, जिसमें जैसे कोई फंक्शन है एफ(z) निकालना है आपको और u या v में से कोई एक क्वांटिटी दे दी गई है। और आज जो मेरा टॉपिक है, ये आज मैं सारे प्रॉब्लम सॉल्व कराने वाला हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बनते हैं, डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम, वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा और कुछ आपको घर पे भी करने के लिए, फॉर प्रैक्टिस करने के लिए मैं दूंगा विथ आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बता दें एनालिटिक फंक्शन आप अच्छी तरह जानते हैं। जो फंक्शन क्या हो, मैंने बताया था कि w = fz = u + iv हो, और फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। और डिफरेंशिएबल फंक्शन को ही कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम क्या बोलते हैं, एनालिटिक फंक्शन कहते हैं। जैसे रियल एनालिसिस में हम कोई फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो हम उस वहाँ पर डिफरेंशियल फंक्शन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम यहाँ फंक्शन को एनालिटिक फंक्शन के नाम से पुकारते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सीआर इक्वेशन के बारे में आपको बता चुका हूँ कि जैसे कि अगर एफ(z) कोई फंक्शन है u + iv, आप अच्छी तरह जान रहे हैं।
तो जिसमें u रियल पार्ट है, v इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर CR इक्वेशन अगर एब्जेड एनालिटिक होता है, उसके लिए नेसेसरी कंडीशन है कि डेल u अपान डेल x इज इक्वल टू डेल v अपान डेल y और डेल u अपान डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल v अपान डेल x। साथ में हम यहाँ पर ux भी लिख सकते हैं, vy भी लिख सकते हैं, uy भी लिख सकते हैं और माइनस vx। तो ये शॉर्ट फॉर्म है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए CR इक्वेशन में। अब CR इक्वेशन के साथ क्या मैंने बताया था, डिफरेंशिएबल होना जरूरी है, वो एक नेसेसरी कंडीशन है। जबकि एक्चुअल डिफिनीशन में मैं कहता हूँ कि वो CR इक्वेशन के साथ साथ डिफरेंशिएबल हो, तभी वो फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा। अब चलिए बात करते हैं हार्मोनिक फंक्शन और हार्मोनिक कंजुगेट। जो मैं ये शॉर्ट में आपको सारी बातें बताना चाहता हूँ, जो मेरे व्यूअर पहले से देख रहे हैं मेरे वीडियो को, वो मेरे अगर मैं उनको शॉर्ट में ये सब चीज़ें बता देता हूँ तो कैच कर ले जाएंगे आगे के टॉपिक्स को। और जो मेरे पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको सलाह दूँगा पहले जाके आप उन दोनों तीनों वीडियो को देख कर, बहुत बड़े वीडियो नहीं है, 15 से 20 मिनट 35 मिनट में लगभग सारे अलग अलग वीडियो बने हैं। आप उसको जा करके देख करके तब इन प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस पर सोल्यूशन पे देखने आएंगे तो आपका दिमाग बड़े अच्छे से रन करेगा। अब बात करें हार्मोनिक फंक्शन या हार्मोनिक कंजुगेट होता क्या है। हार्मोनिक फंक्शन और हार्मोनिक कंजुगेट आप ऐसे समझ सकते हैं, हार्मोनिक फंक्शन और हार्मोनिक कंजुगेट आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एफजेड इक्वल टू u प्लस आई भी एक फंक्शन है। इसमें u आप जानते हैं कि u इज रियल पार्ट एंड v इज इमेजिनरी पार्ट, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर u रियल पार्ट है और v इमेजिनरी पार्ट है तो u को v के रिस्पेक्ट में कहेंगे कि u इज हार्मोनिक कंजुगेट, u इज हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ v। मतलब u और v में जैसे हम u को रियल पार्ट और v को इमेजिनरी पार्ट करते हैं, उसी तरह हम u और v को कंपैरिजन में करते हैं कि u इज हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ v एंड v इज हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ u, v कॉल्ड एज। नाउ अब हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है। हार्मोनिक फंक्शन वही जो लाप्लास इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। क्योंकि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे लाप्लास इक्वेशन में अगर u हार्मोनिक कंजुगेट है v का या v हार्मोनिक कंजुगेट है u का, तो लाप्लास इक्वेशन डेल टू u अपान डेल एक्स स्क्वायर डेल टू u अपान डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आप अच्छी तरह जानते हैं। इसी तरह हार्मोनिक कंजुगेट u की जगह हम v रख देंगे, उसके लिए भी सेटिस्फाई करता है। अब यहाँ तक बातें हो चुकी थी। फिर मैंने बताया था कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन के बारे में, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर क्या है कि मैंने दो मेथड बताया था कंस्ट्रक्शन करने का। जैसे अगर आपको कोई फंक्शन देते हैं, पहले मैं इसको क्लीन कर दूँ, जैसे मान लीजिए कि हमको कोई फंक्शन हम कोई कंसीडर कर ले रहे हैं एफ जेड इक्वल टू ई की पावर जेड। हमने एक फंक्शन कंसीडर कर लिया एफ जेड इक्वल टू ई की पावर जेड। जैसा कि हम पहले से इस तरह के क्वेश्चन लगवा चुके हैं, मैंने बहुत बार एग्जाम्पल ये सॉल्व किया है। ये क्या होता है, हमेशा एनालिटिक होता है। लेकिन अगर मान लीजिए यही फंक्शन को अगर हम इस तरह लिखें ई की पावर एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर आई वाई, तो आप ध्यान से अगर देखें तो इनटू देन this e की पावर x and e की पावर i y means i theta can be derived by Euler's formula e की पावर cos y plus i sin y। ओके, अब ये i sin y हो गया। अगर हम इसको रियल इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक करें तो e की पावर x cos y i e की पावर x sin y, ये किसके इक्वल है, एफ जेड के। ठीक है, तो अब हमें कंस्ट्रक्शन में क्या करेगा, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, अब इसको हम मान सकते हैं u, ये होल पार्ट को u मान सकते हैं और ये होल पार्ट को क्या मान सकते हैं, v मान सकते हैं। वी कैन कंसीडर दैट दिस एफ जेड व्हेन ब्रेकिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, देन द फर्स्ट पार्ट इज मेकिंग एज रियल पार्ट, देन u एंड अदर पार्ट इज कॉल्ड v। तो आपको क्वेश्चन में क्या करेगा, जैसे कि u आपको दे दिया, सपोज करिए u इक्वल टू आपको दे दिया e की पावर cos y। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन में हम क्या करते हैं, u जब दे देगा आपसे कहेगा कि v भी निकालिए और एफजेड भी बनाइए, एफजेड भी बताइए। एफजेड को निकालना ही क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन।
अब आप सोचिए कि अगर आपको u दे दिया है तो आप v निकालेंगे तो यहाँ पर बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। u की वैल्यू u तो दी हुई है और v की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन के अकॉर्डिंग एफजेड क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर हम चाहें तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको भी क्लियर कर दें। u इक्वल टू हमारे पास e की पावर x cos y है। अब हमें निकालना है v, तो v कैसे निकालेंगे? तो देखिए dv इक्वल टू क्या होता है, dv को हम लिख सकते हैं del v अपान del x इंटू डी एक्स प्लस del v अपान del y इंटू dy, तो बाई टोटल डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन से फॉर्मूले से। तो del v अपान del x क्या लिख सकते हैं, क्योंकि एफजेड हमेशा एनालिटिक दिया होगा। जब u वैल्यू देगा कहेगा एफजेड इज एनालिटिक एंड कंस्ट्रक्ट दी एफजेड। तो एफजेड आपको एनालिटिक दिया है, इसका मतलब क्या है कि del u अपान del x किसके इक्वल है, del v अपान del y के, और del u अपान del y किसके इक्वल है, माइनस del v अपान del x के। यहाँ तक क्लियर? तो आप ध्यान से अगर देखिए तो del u अपान del x की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें, del v अपान del x की वैल्यू del u अपान del y रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ del u अपान del y dx, और del v अपान del y की वैल्यू del u अपान del x dy बाई CR इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर दिए, दिस इज dv। ओके, अब हमें चूंकि इसकी वैल्यू निकालनी है तो del u अपान del y तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं और del u अपान del x भी फाइंड कर सकते हैं। तो वैल्यू रखें, del u अपान del y क्या होगा, cos y का इंटीग्रेशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन y, और माइनस पहले से है तो e की पावर x क्या हो जाएगा, साइन y dx। ओके, प्लस del u अपान del x क्या होगा, ये तो कांस्टेंट होगा cos y, e के पावर x का e के पावर x मतलब सेम वैल्यू cos y dy। क्लियर? अब ध्यान से आप देखिए कि dv इक्वल टू आपको क्या मिला है, dv इक्वल टू ये फॉर्म हुआ है एक डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप का, और इस इक्वेशन को हम चाहे तो किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, बाय इंटीग्रेशन। अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो यही होगा इंटीग्रेशन होल का। तो जब इंटीग्रेशन आप करने जाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर dx है तो e की पावर x तो ठीक है लेकिन साइन y है, और यहाँ पर e की पावर x है तो यहाँ cos y है तो यहाँ dy है, मतलब e की पावर x तो dy के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेट तो होगा नहीं। तो हमको क्या करना होगा, एक आपको टेक्निक बता देते हैं हम कि आप सबसे पहले इस तरह करके इंटीग्रेशन आप डेरिवेटिव d लिख लीजिए और ये मर्ज कर लीजिए। मर्ज कैसे करेंगे, देखिए dx है e के पावर x है और साइन y है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं dx e के पावर x में साइन y कांस्टेंट होगा। यहाँ तक क्लियर? तो जब साइन y कांस्टेंट होगा तो हम साइन y लिख सकते हैं। ओके, अब e की पावर x है और cos y है dy है, तो cos y तो हम यहाँ जाने डेरिवेटिव करेंगे, cos y मिलेगा dy मिलेगा, तो यहाँ पर कांस्टेंट कौन है, e की पावर x है, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, e की पावर x आएगी। फिर से ध्यान से देखिए, e की पावर x है, साइन y है dx है, तो साइन y एज ए कांस्टेंट ट्रीटिंग, when constant we have taken sin y as a constant, then e की power x dx what we have, then e की power x gives, because sin y is constant तो हम sin y को पहले लिख देंगे, और इसमें देखिए कौन कांस्टेंट है, e की पावर x है, तो e की पावर x कांस्टेंट है, e की पावर x लिख दिए। अब आप जान रहे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जस्ट अपोजिट ऑफ जस्ट इनवर्स ऑफ टू ईच अदर, तो ये एक दूसरे कैंसिल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, e की पावर x sin y, और ये dv क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dv क्रिएट्स v एंड दिस क्रिएट e की पावर x व्हाट, e की पावर x sin y। यहां तक क्लियर? बोलिए। अब ध्यान दीजिए ये v वही है जो मैंने यहाँ v निकाला था, आप ध्यान दीजिए, देखिए e की पावर x sin y है, ये वही v है जो हम वहां से ब्रेक करके निकाले थे। अब हमें v मालूम हो गया, u मालूम है, तो दोनों ले जाके हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे कहाँ, u और iv में, तो हमें ये वाला फंक्शन मिल जाएगा। ओके, चलिए यहाँ तक तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सब अपने बेसिक्स लेक्चर में। अब हम आगे बढ़ते हैं जैसा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन में भी
मैंने एक और मेथड आपको बताया कि जैसे आपको u ही दे दे, जैसा कि आप जान रहे हैं कि u आपको दे दिया है, क्या दे दिया है, u आपको दे दिया e की पावर x cos y, और आप v निकालने से बचना चाहते हैं, मतलब v आपसे पूछा क्या है, सीधे fz पूछा है और बता दिया fz एनालिटिक है। तो आप अगर समय बचाना चाहते हैं कि मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ u, तो u का हार्मोनिक कंजुगेट तो v होगा, तो उसको तो आपको निकालना पड़ेगा। अगर आपसे कह दिया केवल कि इफ u इज दिस एंड fz इज एनालिटिक फाइंड या कंस्ट्रक्ट दी fz अदरवाइज फाइंड दी fz, इस तरह का अगर क्वेश्चन बन जाता है तो आप सीधे u दिया, आप सीधे fz निकालिए और इससे आपका टाइम भी बचेगा। अब वो किस तरीके से निकलेगा, उसके लिए टेक्निक है मिलने-थॉम्पसन्स मेथड, मिलने-थॉम्पसन्स मेथड। और इस मिलने-थॉम्पसन्स पर मैंने एक अलग से विथ एग्जांपल विथ प्रॉब्लम मैंने अलग से एक वीडियो बनाया था, उसको आप जाके देख सकते हैं जो नहीं देखे होंगे या जिनको डाउट हो। मिलने-थॉम्पसन मेथड क्या था, मैं शॉर्टली आपको यहाँ से इस क्वेश्चन के थ्रू समझा दूंगा। सबसे पहले क्या करते हैं कि अब तो v निकालना नहीं है, u से सीधे में क्या निकालना है, कंस्ट्रक्ट करना है fz, तो fz निकालना है और fz क्या होता है u प्लस iv, जिसमें से u दिया हुआ है, v हमें निकालना नहीं है, डायरेक्ट fz निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं डेल u अपॉन डेल x कर देते हैं। जब डेल u अपॉन डेल x करेंगे तो वी विल गेट e की पावर x एंड cos y, and as we know that when del u upon del x similarly we find del u upon del y। हम CR इक्वेशन नहीं लगा रहे हैं, हम केवल del u upon del x और del u upon del y। तो अगला क्या होगा e की पावर x sin y। यहां तक क्लियर? अगर यहां तक आपका क्लियर हो चुका है तो मैं आगे आप बताऊंगा क्या करना है आपको। जब del u upon del x और del u upon del y निकल जाएगा तो मिलने-थॉम्पसन मेथड कहते हैं कि del u upon del x में क्या सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जो x और y की प्लेस है वहां z और क्या पुट कर दीजिए, 0 पुट कर दीजिए। x के प्लेस पर z और y के प्लेस पर 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो इसी फंक्शन का हम एक नाम रख देंगे φ1, दैट्स कॉल्ड φ1। और ये हमारा हो जाएगा, जब z रखेंगे x के प्लेस पे e के पावर z और cos 0 रखेंगे तो cos ऑफ 0, दैट इज इक्वल टू e के पावर z। यहां तक क्लियर? इसी तरह जब हम φ2 निकाल लेंगे, φ2 क्या होता है, φ2 आप अच्छी तरह जानते हैं, यही del u upon del y, और del u upon del y जब आप निकाल लें तो उसके बाद आप क्या करेंगे, वही z और 0 रख देंगे। तो del u upon del y निकला हुआ है माइनस e की पावर x sin y, x के प्लेस पे z रखेंगे तो क्या हो जाएगा e की पावर z sin 0, और sin 0 की वैल्यू 0 मीन्स φ2 हमारा क्या हो गया, φ2 इज इंडिविजुअली इज अगेन 0, φ2 इज 0। अब φ2 0, φ1 e की पावर z, ये दो पार्ट हमारे हो गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, साइड में लिख ले रहे हैं क्या क्या निकाल चुके हैं, φ1 इज e की पावर z एंड φ2 इज 0। यहाँ तक क्लियर? अब मिलने-थॉम्पसन मेथड ने बताया कि अगर आपको फंक्शन डायरेक्ट निकालना है तो क्या करना होगा, fz इज इक्वल टू आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा, वी हैव टू राइट दैट इंटीग्रेशन ऑफ φ1 माइनस i ऑफ φ2 dz, φ1 माइनस i φ2 dz। चलिए रखिए, φ1 क्या है, φ1 आप जान रहे हैं e के पावर z, φ2 क्या है i इंटू 0 dz, और आप जान गए ये पार्ट तो 0 हो गया, बचा कौन, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर z dz। और आप जानते हैं जब भी इंटीग्रेशन आता है तो एक कांस्टेंट हमेशा हम लेके चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा प्लस c, दैट इज e की पावर z प्लस c। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपने क्या सीखा, इस तरह के क्वेश्चंस में आपने ये सीखा कि अगर आपको u दे दे और कहे ना कि हार्मोनिक कंजुगेट निकालिए, आपसे डायरेक्ट कह दे v न निकाल के आपको कंस्ट्रक्ट करना है फंक्शन fz, तो इसी मेथड से हम करते हैं। अब प्रश्न उठता है, इसमें भी एक वैरायटी थी जो मैंने वीडियो में बताया था कि अगर आपको u न दे करके कौन सा दे दे, इमेजिनरी पार्ट v वाली वैल्यू दे दे। क्या था हमारा v वाला पार्ट, e की पावर x sin y।
v दे के आपको एफजेड पूछेगा, क्या उसी तरीके से हम करेंगे? हाँ, उसी तरीके से ही करेंगे जैसे डेल यू अपान डेल एक्स निकाल रहे हैं, डेल यू अपान डेल वाई निकाल रहे हैं। लेकिन वहां पर ये फार्मूले में कुछ चेंजिंग है। वहां पर हम φ1 जो होता है और प्लस माइनस I/2 उसमें हम प्लस लगाते हैं, और φ1 जो हमारा इस केस में क्या है, डेल यू अपान डेल एक्स है एट Z0, वहां पर क्या होता है, वहां पर φ1 v वाले केस में डेल यू अपान डेल वाई होता है क्या, Z0। दोनों में अंतर है। अब आप देखिए ये डेल यू अपान डेल वाई Z0 हम यहाँ φ2 माने हैं, किस वाले केस में, पहले वाले केस में। जबकि दूसरे वाले केस में जब आपको v दे देगा, मतलब इमेजिनरी पार्ट दे देगा, तब आपको क्या करना होगा, φ1 आप पहले वाले को नहीं मान करके क्या मानेंगे, डेल यू अपान डेल वाई Z0 मानेंगे, और जो बीच में माइनस था उसको आप क्या करेंगे, प्लस करके ऐसे ही वैल्यू रख देंगे, आपको आंसर आ जाएगा। ये सब मैंने उस वीडियो में डाला है, आप जाके मिलने फंक्शन में मेथड कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन में आप जाके देख लीजिएगा। यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं अपने जो स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम पर हमें डिस्कस करना था, उस टॉपिक पर हम आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट किया है। अभी तक तो मैं आपको पुरानी वीडियोस के जो भी कॉन्सेप्ट थे, चूँकि उधर वीडियो कंटिन्यू था तो मैं ये सब चीज़ें आपको ना बताता, तब आप खुद ही जान रहे थे। लेकिन बीच में मैंने पेपर सोल्यूशन डालना शुरू कर दिया था, उसी कारण मैंने आपको स्टार्टिंग करने से पहले कुछ प्रॉब्लम वैरायटीफुल क्वेश्चन मैं यहाँ लेकर के आया हूँ, उसको डिस्कस करने से पहले मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया। अब मैं आपको प्रॉब्लम बताऊँगा, आप कैच भी करेंगे और समझ भी सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक स्पेशल टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन दिया, जो आपके सिलेबस में बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी जगह अगर आप मान के चले तो। इफ fz इज इक्वल टू u प्लस आई वी इज एनालिटिक फंक्शन, मतलब fz एक एनालिटिक फंक्शन है u प्लस आई वी फॉर्म का, और u माइनस वी आपको दिया हुआ है कि पावर x cos y माइनस साइन y, देन फाइंड fz इन टर्म ऑफ z। मतलब आपको क्या निकालना है, आपको fz बताना है इन टर्म ऑफ z में। तो कैसे करेंगे आप सिंपल सी बात समझिए कि अगर fz इक्वल टू u प्लस आई वी आपको दिया है, देखिए fz इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, u प्लस आई वी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, इसका एक पार्टिकुलर मेथड है, वे है, और उसी मेथड को आपको फॉलो करना है। जैसा कि देख रहे हैं fz इज इक्वल टू u प्लस आई वी, तो i से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा iu और i स्क्वायर माइनस v। फिर आप इसको अरेंज करके लिख लीजिए, माइनस v प्लस iu, मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं और ये वाला सेकंड। ये किसके बराबर है, i ऑफ fz। इन दोनों को ऐड कर दें, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो जब ऐड करेंगे फर्स्ट और सेकंड को, fz प्लस आई fz, मतलब fz प्लस आई fz, और राइट साइड में क्या होगा, u माइनस v प्लस iu प्लस iv, iu प्लस iv। यहां तक क्लियर। अब आ जाते हैं हम यहां पर, इन दोनों में कॉमन क्या है, fz, तो fz कॉमन, ओके। तो क्या बचेगा 1 प्लस i। RHS में देखिए u माइनस वी तो ठीक है, प्लस यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, i कॉमन है, तो क्या बचेगा u प्लस वी। द रिमेनिंग पार्ट विल बी u प्लस वी, ओके। लुक एट हियर, दिस fz 1 प्लस i इज इक्वल टू u माइनस वी प्लस i u प्लस वी। जब हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। क्या रखना होगा, आप इस चीज को कंसीडर कर लेंगे एक नया फंक्शन, क्या हो गया fz, दिस इज इक्वल टू, और ये जो u माइनस वी है जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको मैंने मान लिया क्या है, कैपिटल U प्लस i, और इस वाले फंक्शन को मान लिया क्या, कैपिटल V, वेयर u इज u माइनस वी एंड वेयर v इज u प्लस वी। अब हम क्या करते हैं, इसको एक नया फंक्शन नाम दे देंगे, दिस इज थर्ड, ओके, नया इक्वेशन। अब ये जो फंक्शन fz है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, अगर fz एनालिटिक है तो कैपिटल fz भी एनालिटिक होगा, और जब कैपिटल fz एनालिटिक है तो u की वैल्यू क्या हुई, u की वैल्यू u माइनस वी है, u की वैल्यू u माइनस वी है, तो u माइनस वी क्या है, e की पावर x, अगर हम मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट खोल करके, cos y माइनस e की पावर x साइन y। यहाँ तक क्लियर।
अब ध्यान से देखिए आप, u इक्वल टू यू माइनस बी इक्वल टू ई पावर एक्स कॉस वाई माइनस ई की पावर एक्स साइन वाई। अभी भी मैंने कहा अगर स्मॉल एफजेड एनालिटिक होगा तो कैपिटल एफजेड भी एनालिटिक होगा, और अगर होगा तो डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या हमें मिलेगा, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, तो दोनों में ही कॉमन था, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स कॉस वाई और माइनस ई की पावर एक्स साइन वाई, और जब बाकी करेंगे वो सब तो कांस्टेंट होगा, मतलब सेम फंक्शन मिलेगा। जब आप डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल लें उसके बाद आपको क्या करना है, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालना है, तो डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल लीजिए। अब डेल यू अपॉन डेल वाई क्या होगा, देखिए ध्यान से, डेल यू अपॉन डेल वाई कॉस वाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन वाई, और साइन वाई का करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, कॉस वाई। क्लियर है? तो अब आप यहां से नोटिस करिए कि हमें क्या करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमसे पूछ क्या रहा है, एफजेड पूछ रहा है, और वो भी किस टर्म में, जेड के टर्म में। तो एफजेड निकालना है और u माइनस बी दिया है, इस बार रियल पार्ट नहीं दिया है, एफजेड नहीं पूछ रहा है, इस बार के u माइनस बी दिया है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सबसे पहले u प्लस आई बी में चेंज करने के बाद उन्हें डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई निकालने के बाद हम क्या करते हैं, मिलने थॉमसन मेथड को अप्लाई करते हैं। अब मिलने थॉमसन मेथड आप अच्छी तरह जानते हैं क्या है, देखिए क्या करते हैं। जब मिलने थॉमसन मेथड को हम अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको मालूम है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स हम निकालेंगे एट जेड जीरो, और यही हमारा एक नया फंक्शन हो जाएगा फाई वन, जैसा कि अभी मैंने इसी वीडियो में बताया था कि आपको क्या कंसीडर करना है, सी फाई वन। अगर मैं डेल यू अपॉन डेल एक्स में x के प्लेस पर z और y के प्लेस पे जीरो से रिप्लेस करूंगा तो e की पावर z cos जीरो क्या मिलेगा, e की पावर z, और e की पावर z साइन जीरो मीन्स जीरो, तो हमें क्या मिलेगा, e की पावर z, मतलब फाई वन इज इक्वल टू हमें मिला e की पावर z। यहाँ तक क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप में जब हम डेल यू अपॉन डेल वाई कामा z जीरो निकालेंगे, और ये हम मान लिए क्या है, फाई टू। जब डेल यू अपॉन डेल वाई जमा जेड जीरो पर निकालेंगे और ये फाई टू फंक्शन होगा, इसको मानेंगे तो यहाँ रखिए, y के प्लेस पे जीरो रखेंगे तो साइन जीरो तो जीरो हो जाएगा, यही बचेगा। तो ये वाला पार्ट देगा हमें क्या, e माइनस ऑफ ई की पावर जेड कॉस जीरो की वैल्यू वन, मीन्स हमें यहाँ क्या मिलना है, माइनस ऑफ ई की पावर जेड मिलना है, और इस वाले में ई की पावर जेड मिलना है। अब आप क्या करेंगे, इसके बाद हमें क्या करना है, मिलने थॉमसन मेथड में हम बताए थे एफजेड कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ फाई वन माइनस आई फाई टू कामा डी जेड प्लस सी। तो कैसे करेंगे, चलिए इसे यहाँ क्लीन करते हैं हम, और इसे क्लीन करते हैं। ये सब तो हमारा हो चुका है यहाँ पर। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे अच्छे से कि एफजेड हमारा क्या है, एफजेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फाई वन क्या है, फाई वन इज ई पावर जेड, फाई वन इज ई के पावर जेड माइनस आई ऑफ फाई टू इज माइनस ई की पावर जेड, तो माइनस ई की पावर जेड ब्रैकेट क्लोज्ड डी जेड प्लस सी। अब आप इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर जेड प्लस आई ई के पावर जेड डी जेड प्लस सी। अगर हम ई के पावर जेड जैसा कि आप देख रहे हैं कॉमन लेते हैं तो ई के पावर जेड वन प्लस आई डी जेड प्लस सी, और वन प्लस आई कॉन्स्टेंट होगा तो वन प्लस आई ई के पावर जेड का इंटीग्रेशन डी जेड के रिस्पेक्ट में ई के पावर जेड प्लस सी। ये हमें क्या मिला है, ये सॉरी दिस इज कैपिटल एफजेड। जब हमने एफजेड को एफजेड इज इक्वल टू क्या माने थे, u प्लस आई बी, कैपिटल u प्लस आई बी, और u वाले को लेकर के चल रहे हैं तो किसको मानेंगे एलएचएस में, कैपिटल एफजेड। तो ये हमारा क्या है, कैपिटल एफजेड। यहां तक क्लियर, एफजेड निकल चुका है। अब एफजेड हमें मिल चुका है, इसके आगे हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। अब हम क्या करेंगे,
एफ जेड में हम क्या माने थे, एफ जेड इज इक्वल टू क्या था, 1 प्लस आई एफ जेड था, यही हम कंसीडर किए थे। जो एफ जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आई एफ जेड है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर हम रख देंगे इस प्लेस पर 1 प्लस आई एफ जेड, तो एलएचएस हो जाएगा 1 प्लस आई एफ जेड और आरएचएस हो जाएगा 1 प्लस आई ई की पावर जेड प्लस सी। अब आप ध्यान से देखिए, 1 प्लस आई से अगर हम दोनों एलएचएस आरएचएस को डिवाइड करें तो स्मॉल एफ जेड क्या हो जाएगा, ई की पावर जेड प्लस सी अपान 1 प्लस आई, और c अपान 1 प्लस आई अगेन एक कांस्टेंट होगा जिसको हम मान लेते हैं e की पावर z प्लस k। तो एफ जेड हमें मिल चुका है, एफ जेड इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, दिस इज आवर रिजल्ट e की पावर z प्लस k। अब ध्यान दीजिए, अभी इससे पहले जो वीडियोस में स्टार्टिंग में हमने एग्जांपल दिया था फंक्शन एफ जेड एनालिटिक होता, तो e की पावर z वाला ही क्वेश्चन वहाँ पे भी एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्शन में निकाले थे और यहाँ पे भी आया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है, जब u माइनस वी दे देगा तो आपको इसी तरीके क्या करना होगा, सबसे पहले उसमें i से मल्टीप्लाई करके क्या करना होगा, जब हम एफ जेड इज इक्वल टू यहाँ पर i से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आई यू और माइनस आई वी मिलेगा, फिर उन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 प्लस आई एफ जेड मिलेगा और आर एच एस में u माइनस वी और u प्लस वी आई मिलेगा। फिर उसके बाद हम u माइनस वी को इस कैपिटल U और u प्लस वी को कैपिटल V मान करके क्या करेंगे, इस जो कैपिटल U होगा उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे पार्सली विथ रिस्पेक्ट टू x और विथ रिस्पेक्ट टू y। जब वो दोनों निकल जाएंगे तब आप वहां पर मिलने थॉमसन मेथड के अकॉर्डिंग x के प्लेस पे z और y के प्लेस पे 0 रख के del u अपॉन del x और del u अपॉन del y को phi 1 phi 2 कंसीडर कर लेंगे। फिर phi 1 phi 2 जब आपको मिल जाएगा आप फार्मूले में रख देंगे phi 1 माइनस आई phi 2 में, और आपको क्या निकल जाएगा, फंक्शन एफ जेड गेन हो जाएगा। तो यहाँ से एक प्रॉब्लम हमारा इस टाइप का वैरायटी हो चुका है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, बाद में कॉपी पे लगा करके अपने आप को क्लियर कर लीजिएगा अगर कोई डाउट होता। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे टाइप की वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ये u माइनस वी है, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं जो डिफरेंट वैरायटी का होगा। चलिए देखते हैं। अब जैसा कि देख रहे हैं मैं एक नए वैरायटी के क्वेश्चन के साथ आगे आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए, इफ u प्लस वी इज इक्वल टू इतना मीन्स 2 साइन 2x अपान e की पावर 2y प्लस e की पावर माइनस 2y माइनस 2 कॉस 2x, फाइंड एफ जेड। मैंने आगे नहीं लिखा है कि एफ जेड इज एनालिटिक देन फाइंड एफ जेड, तो एफ जेड एनालिटिक होगा तभी तो हम ये u प्लस वी दिया होगा निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए उस क्वेश्चन से एकदम सिमिलर है, बस यहाँ पर माइनस न होकर के यहाँ क्या है, प्लस है, और आपसे वही चीज़ पूछ रहा है जो एफ जेड पूछ रहा था। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे टेकल करेंगे, वही वे होगा, वही सब कुछ होगा, थोड़ा सा चेंजिंग होगा, वो मैं आपको बता चुका हूँ, बस देखिए कैसे। सबसे पहले एफ जेड को हम क्या लिखते हैं, आप जानते हैं एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। ओके, जब आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले हम रियल पार्ट को लिख ले रहे हैं, तो आई से करेंगे आई स्क्वायर मीन्स माइनस वी और प्लस आई यू, अरेंज करके लिख लिए, रियल पहले इमेजिनरी बाद में। इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या आएगा, 1 प्लस आई एफ जेड इज इक्वल टू यू माइनस वी प्लस आई यू प्लस वी। क्लियर। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे कि u माइनस वी, इसी को मैंने कैपिटल U माना था और इसको क्या माना था, कैपिटल V, और इसको क्या माने थे LHS को, एफ जेड। यहां तक तो याद ही होगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, v हमें इस बार दिया हुआ है, v क्या दिया हुआ है, u प्लस वी इज इक्वल टू 2 साइन 2x डिवाइडेड बाई e की पावर 2y e की पावर माइनस 2y माइनस 2 कॉस 2x, ये हमें दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम कैसे सॉल्व करेंगे, वही वे है जैसे u दिया था तो del u अपॉन del x और del u अपॉन del y निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम v दिया है तो v के थ्रू निकालेंगे। बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्या करना है, वही चीज आपको सीखना है। जब आपको v दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए एक्सपोनेंशियल del v अपॉन del x या del v अपॉन del y करेंगे तो एक्सपोनेंशियल हमें ये थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा भाई, हम ये जानते हैं कि इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं वी कैन राइट दैट इज 2 cos हाइपरबोलिक 2y।
minus 2 cos 2x, that is called u plus v. ओके, अब जैसा कि आप देख रहे होंगे 2 यहाँ भी कॉमन है, 2 न्यूमरेटर में, और 2 क्या है डिनोमिनेटर में भी कॉमन है, तो कैंसिल कर सकते हैं हम। ये बचेगा क्या, साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस ऑफ 2x, दैट इज u प्लस v। यहाँ तक क्लियर। अब आप क्या करेंगे, यही तो हमारा v है, जब सिंप्लीफाई कर लेंगे इस फॉर्म में v को, तो फिर v को हम क्या करते हैं, डेल v अपान डेल y निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, डेल v अपान डेल y, तो डेल v अपान डेल y, और वहां पर हम डेल u अपान डेल x पहले निकाल लेते हैं। डेल v अपान डेल y निकालेंगे तो ध्यान दीजिए ये u f अपान g वाला फंक्शन है, डिफ्रेंसिएशन आप जानते हैं अच्छी तरह, डिनोमिनेटर को करते हैं, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपान डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो इसको पहले लिखेंगे कॉस ऑफ हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस ऑफ 2x, तो डिनोमिनेटर पहले लिख दिए, न्यूमरेटर का करेंगे तो 0 माइनस फिर साइन 2x, फिर साइन 2x, और फिर इसका करेंगे कॉस हाइपरबोलिक 2y का क्या आएगा, 2 साइन हाइपरबोलिक 2y, क्लियर, 2 साइन हाइपरबोलिक 2y आया। अब जब इसका करेंगे माइनस ऑफ cos 2x का y के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, अगला टर्म 0 हो जाएगा, क्लियर है। और डिवाइडेड बाई, अगर मैं इस पूरे टर्म को एक d मान लूँ, डिनोमिनेटर मान लेता हूँ इस पूरे टर्म को साथ में लिखने के लिए, तो ये पूरा हो जाएगा d का स्क्वायर बाई द फार्मूला। अब ध्यान से देखिए, डेल v अपान डेल y डिवाइडेड बाई क्या मिल जाएगा आपको, माइनस ऑफ 2 को पहले लिख दे रहे हैं, 2 साइन 2x साइन हाइपरबोलिक 2y डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। देख रहे हैं क्या किए, डेल v अपान डेल y माइनस 2 ऑफ साइन 2x साइन हाइपरबोलिक 2y अपान डी स्क्वायर, वेयर d इज कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। ओके, अब यहां तक तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये चीज आपको समझना है, यही चीज क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि जैसे b दिया है और b हमने लेकर के चल रहे हैं, और सबसे पहले x निकाल के y निकाले, अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डेल v अपान डेल y को क्या करेंगे, z गामा 0 से पास कराएंगे, और यही हमारा एक फंक्शन हो जाएगा जिसका नाम हम रख दे रहे हैं, दैट इज साई 1। और जब डेल v अपान डेल 1 साई 1 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, जब हम z रखेंगे x के प्लेस पे तो z होगा, 2z हो जाएगा, लेकिन साइन हाइपरबोलिक 2 0 क्या हो गया, साइन हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये क्या हो जाएगा 0, मीन्स साई 1 हमारा पूरा प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जब हमारा यहाँ तक काम हो चुका है, अब आगे की स्टेप हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, आगे की स्टेप में हम सबसे पहले डेल v अपान डेल x, अब इसके बाद निकालते हैं, डेल v अपान डेल x निकालेंगे। डेल v अपान डेल x क्या होगा, वही फंक्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला फार्मूला, पहले cos हाइपरबोलिक 2y लिखेंगे, फिर माइनस cos 2x, और फिर ये साइन 2x करेंगे 2 cos 2x, माइनस ऑफ साइन 2x को लिखेंगे साइन ऑफ 2x, ब्रैकेट लगाएंगे, डिनोमिनेटर का करेंगे डिफरेंशिएशन, cos हाइपरबोलिक का क्या होगा, माइनस नहीं होगा, बात याद रखिएगा, cos का माइनस हाइपरबोलिक में नहीं होता है, तो हो जाएगा 2 साइन हाइपरबोलिक 2y, और माइनस ऑफ, माइनस है cos 2x का क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2x, यहाँ तक क्लियर, 2 साइन 2x। ओके, अब ध्यान से समझिए, अपान डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, इसको हम मान ही चुके हैं शॉर्ट कट में, तो अब ध्यान से देखिए, अब हमें अगली स्टेप में क्या करना है, डेल v अपान डेल x कामा z0 पास कराना, और इसका नाम क्या रख देंगे हम, वी से दैट इज साई 2। नाउ पुट इन प्लेस ऑफ x इज z एंड पुट इन प्लेस ऑफ y इज 0, तो x के प्लेस पे z रखेंगे, y के प्लेस पर 0 रखेंगे।
तो यहाँ रखिए, यहाँ पर तो y 0 है तो ये तो 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस cos 2x 2 cos 2z, तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2z। क्लियर है, क्योंकि x को रिप्लेस किए z से, माइनस अगर हम यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक प्लेस पे 0 रखेंगे 0, और ये साइन 2z तो 2 sin 2z हो जाएगा। अब 2 sin 2z तो बाहर आएगा 2 sin स्क्वायर 2z, क्योंकि बाहर भी sin 2z होगा, डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। अब डी स्क्वायर में भी देखिए, समझिए डी भी हमारा क्या है cos हाइपरबोलिक y माइनस cos 2x है, तो डी स्क्वायर मत लिखिए। अब x के प्लेस पर z रखिए, y के प्लेस पे 0 रखिए, तो x के प्लेस पे z रखेंगे तो माइनस cos 2z, और cos 0 की वैल्यू 1, तो दैट इज कॉल्ड 1 माइनस cos ऑफ 2z। यहाँ तक क्लियर? अगर यहाँ तक क्लियर हो चुका है, सब्स्टिट्यूशन है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं क्लीन करूंगा, इसके बाद आप कॉपी पे करके भी देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, डेल यू बी अपॉन डेल एक्स साई 2 हमें मिल चुका है। अब इसी साई 2 को सिंप्लीफाई करके साई 2 निकाल लेंगे, और साई 1 हमें मालूम है, तो चलिए इसको क्लीन करते हैं। अब ध्यान से देखिए क्या करते हैं, इसके बाद हम साई 2 इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए -2 कॉमन है, तो -2 टेकन आउटसाइड, ओके, -2 टेकन आउटसाइड। फिर इसके बाद क्या बचेगा, साइन स्क्वायर 2z प्लस cos स्क्वायर 2z, वो तो 1 हो गया, डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos 2z को हम क्या लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके, आप जानते हैं, लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2z, सॉरी साइन स्क्वायर z, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इन प्लेस ऑफ cos 2 थीटा। जब इसको रिप्लेस करेंगे तो ऊपर आएगा -2 एंड डिवाइडेड बाई -1 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, प्लस ऑफ 2 साइन स्क्वायर z, एंड दिस 2 कैंसिल आउट ईच अदर, देन व्हाट वी हैव, -1 upon sin square z, and -1 upon sin square z can be write minus of cosec square z, means that is psi 2. So hence we get psi 2 is minus of cosec square z of this, and psi 1 is 0. Okay, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या करेंगे, साई 2 दिया हुआ है और साई 1 मालूम है। अब मिलनेट फंक्शन मेथड जाते हैं। मिलनेट फंक्शन मेथड में क्या करते थे, fz इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साई 1। अब देखिए u प्लस v हम कह सकते हैं, जिसको हम u प्लस v माने थे वो क्या है, कैपिटल V माने हैं, और यही कैपिटल V क्या है, इमेजिनरी पार्ट है कैपिटल fz का। क्लियर? तो जब इमेजिनरी पार्ट होगा तो हम यहाँ बीच में क्या लगाएंगे, प्लस, और आई ऑफ साई 2 dz प्लस c। यहां तक क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज fz इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इज साई 1, साई 1 इज 0, एंड व्हाट इज साई 2, माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर z dz प्लस c। वी नो दैट i is treating as a constant, and we know that I is treating constant taken outside, minus of cosec square, and minus I can be taken outside, so we get cosec square z dz plus c. Okay, तो fz is equal to क्या मिला हमें, fz is equal to मिलने वाला है, जो हमारा आंसर होगा, cosec स्क्वायर थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा, तो माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा, i कॉट z प्लस c। फिर से सुनिए, कोसेक स्क्वायर थीटा का माइनस कॉट थीटा, और माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा, और आई आउटसाइड है तो आई कॉट जेड प्लस सी। अब ये ध्यान दीजिए, ये एफजेड कौन सा है, ये हमारा एफजेड कैपिटल एफजेड है, यहाँ इंप्रूव कर लीजिएगा। तो ये हमारा कौन सा एफजेड है, एफजेड। तो एफजेड को हम क्या लिखे थे, अभी हम आपको बताए, एफजेड हमारा क्या था, एफजेड इज राइट 1 प्लस आई यू, आई ऑफ एफजेड। ओके, तो एफजेड को रिप्लेस करते हैं, अगर तो एफजेड को रिप्लेस करेंगे 1 प्लस आई स्मॉल एफजेड से, तो क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स
दिस बिकम्स आई कॉट जेड प्लस सी। और जब 1 प्लस आई से अगर हम दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो एफ जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी गेट कॉट जेड आई अपान 1 प्लस आई प्लस सी, आई अपान 1 प्लस आई प्लस सी। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आई अपान 1 प्लस आई को क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, आई अपान 1 प्लस आई को हम क्या कर सकते हैं, आई अपान 1 प्लस आई, हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े हैं, कॉन्जुगेट से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ऊपर हो जाएगा आई माइनस आई स्क्वायर और नीचे ए प्लस बी, ए माइनस बी 1 माइनस आई स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, आई माइनस आई एंड दैट इज आई स्क्वायर, दैट इज 1। तो ये तो -1 हो गया, माइनस माइनस 1 प्लस 1, 1 प्लस आई, और नीचे क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 दैट इज 2। मीन्स एफ जेड हमारा क्या हो जाएगा, एफ जेड बिकम्स, स्मॉल एफ जेड बिकम्स 1 प्लस आई अपान 2 कॉट जेड प्लस सी। ओके, तो जैसा कि देखिए आंसर हम यहाँ पे भी स्किप कर सकते हैं, ये भी हमारा परफेक्ट है क्योंकि हमने क्या किया है, जेड इन टर्म ऑफ जेड आंसर निकाल चुके हैं, ये तो कांस्टेंट होगा। या हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, या एक और फॉर्म है कि अगर हम आई अपान 1 प्लस आई को, आई अपान 1 प्लस आई को केवल आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो क्या असर पड़ेगा, ध्यान से देखिए, आई स्क्वायर अपान 1 दैट इज आई और प्लस आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर ऊपर क्या होगा, न्यूमरेटर में -1 और डिनोमिनेटर में आई माइनस 1। अगर -1 से ऊपर नीचे कर देंगे 1 अपान 1 माइनस आई, मतलब अगर हम चाहें तो आई अपान 1 प्लस आई को 1 अपान 1 माइनस आई से रिप्लेस करके एक और आंसर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ दैट 1 अपान 1 माइनस आई कॉट जेड प्लस सी दैट इज कॉल्ड स्मॉल एफ जेड। ओके, तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, आंसर आप जानते रहिए, आप भी करके एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन की वैरायटी हमारी खत्म हो गई। जैसा कि देख रहे हैं मैंने आपके लिए कुछ होमवर्क दिया है, मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन को आप लगाइए, और ये क्वेश्चन आपके उसी बेसिस पे जो मैंने u माइनस बी दिया रहेगा और एफ जेड आपसे पूछेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं u माइनस बी इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर 4xy वाई स्क्वायर, और फाइंड एफ जेड। आंसर आपको दिया है माइनस आई जेड क्यूब प्लस सी, ये आपका फंक्शन एफ जेड आएगा। और एक क्वेश्चन और मुझे दिख रहा है u माइनस बी इक्वल टू इतना, दैट इज कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस ई की पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 cos x माइनस ई की पावर वाई माइनस ई की पावर माइनस वाई। हमें क्या निकालना है, एफ जेड निकालना है, लेकिन एक कंडीशन है एफ ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए क्या करेंगे, आपको एफ जेड को निकालना है, तो आप निकालेंगे वैसे ही जैसे आप सब कुछ कर रहे हैं, बस यहाँ एक चीज़ ऐड है, एफ पाई बाई 2 इक्वल टू 0। वो किस लिए है, वो इस सी को निकालने के लिए जो फंक्शन में एक्स्ट्रा आता है, वो कांस्टेंट को निकालना चाहता है। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए मैंने अभी एक क्वेश्चन आया है, एफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर जेड प्लस सी आंसर आया या के आया था। अगर आपसे कह दे कि इफ एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू व्हाट, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू दैट इज 1, देन फाइंड, मतलब एफ जेड निकालिए जब एफ 0 क्या हो 1, वही यहाँ पर दिया है एफ पाई बाई 2 क्या होगा, 0 होगा। तो आप क्या करेंगे, जेड को रिप्लेस करेंगे 0 से, तो यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 ई की पावर 0 प्लस सी, ये भी 1 ये भी 1 कैंसिल आउट, सी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0। जब आपको सी इक्वल टू 0 मिल जाएगा, आप यहाँ ले जाके सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ओरिजिनल फंक्शन एफ जेड क्या मिल गया हमें, ई की पावर जेड। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब आपको एक स्टेप और काम करना है, जहाँ पर जेड होगा उसको रिप्लेस करेंगे पाई बाई 2 से, और उस कांस्टेंट अननोन की वैल्यू को आप फाइंड करेंगे। तो यहाँ से भी हमारा ये जो आपके लिए होमवर्क था ये कंप्लीट हुआ। अगर आपको, मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर मैंने बता दिया, इसका आंसर आप बताएं, क्योंकि चाहो तो मैं बता सकता हूँ, मेरे पास तो क्वेश्चन के पूरे सॉल्व करके आंसर है, पूरा सॉल्यूशन भी है, लेकिन आंसर आप निकाल के बताइए, क्योंकि हम चाहते हैं कि कई लोग इसको निकाल के मुझे बताएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं।
जैसा कि देख रहे हैं मैंने आपके लिए कुछ होमवर्क दिया है मैंने आपको। इस तरह के क्वेश्चन को आप लगाइए और ये क्वेश्चन आपके उसी बेसिस पे जो मैंने u माइनस बी दिया रहेगा और एफजेड आपसे पूछेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं u माइनस बी इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर 4xy वाई स्क्वायर और फाइंड एफजेड। आंसर आपको दिया है माइनस आई जेड क्यूब प्लस सी। ये आपका फंक्शन एफजेड आएगा। और एक क्वेश्चन और मुझे दिख रहा है u माइनस बी इक्वल टू इतना, दैट इज कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस ई की पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 cos x माइनस ई की पावर वाई माइनस ई की पावर माइनस वाई। हमें क्या निकालना है? एफजेड निकालना है, लेकिन एक कंडीशन है एफ ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए क्या करेंगे, आपको एफजेड को निकालना है तो आप निकालेंगे वैसे ही जैसे आप सब कुछ कर रहे हैं। बस यहाँ एक चीज ऐड है, एफ पाई बाई 2 इक्वल टू 0। वो किस लिए है? वो इस सी को निकालने के लिए जो फंक्शन में एक्स्ट्रा आता है, वो कांस्टेंट को निकालना चाहता है। जैसे मान लीजिए सपोज करिए मैंने अभी एक क्वेश्चन लगाया एफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर जेड प्लस सी आंसर आया या के आया था। अगर आपसे कह दे कि इफ एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू व्हाट, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू दैट इज 1 देन फाइंड, मतलब एफ जेड निकालिए जब एफ 0 क्या हो 1, वही यहाँ पर दिया है एफ पाई बाई 2 क्या होगा? 0 होगा। तो आप क्या करेंगे, जेड को रिप्लेस करेंगे 0 से, यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 ई की पावर 0 प्लस सी। ये भी 1 कैंसिल आउट, सी इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 0। जब आपको सी इक्वल टू 0 मिल जाएगा, आप यहाँ ले जाके सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ओरिजिनल फंक्शन एफ जेड क्या मिल गया हमें? ई की पावर जेड। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब आपको एक स्टेप और काम करना है, जहां पर जेड होगा उसको रिप्लेस करेंगे पाई बाई 2 से और उस कांस्टेंट अननोन की वैल्यू को आप फाइंड करेंगे। तो यहाँ से भी हमारा ये जो आपके लिए होमवर्क था ये कंप्लीट हुआ। अगर आपको, मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर मैंने बता दिया, इसका आंसर आप बताएं, क्योंकि चाहो तो मैं बता सकता हूँ, मेरे पास तो क्वेश्चन के पूरे सॉल्व करके आंसर है, पूरा सॉल्यूशन भी है, लेकिन आंसर आप निकाल के बताइए, क्योंकि हम चाहते हैं कि कई लोग इसको निकाल के मुझे बताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। जैसा कि देख रहे हैं मैं एक नए वैरायटी प्रॉब्लम के साथ अगेन आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे हैं, प्रूव दैट del 2 upon del x स्क्वायर del 2 upon del y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into del 2 upon del z into del z बार। अब ऐसे क्वेश्चन को देख के आपको लग रहा होगा कि क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, जहां पर पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स वाई है। वहां हम कैसे जानेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन? भाई कॉम्प्लेक्स का पेपर में दिया होगा, अगर आपको दिया होगा, और ऐसे अगर आपको कोई रेंडमली दे रहा है तो आप पहचानिए यहाँ जेड और जेड बार भी दिया है, मीन्स जेड भी एक फंक्शन है, और मतलब जेड भी एक वैल्यू है और एक्स वाई भी 2 वेरिएबल है। तो इसका मतलब जेड जरूर क्या होगा? जेड कोई डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक्स वाई क्या होंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसा कि जानते हैं जेड आप कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ रहे हैं, सब क्वेश्चन तो क्या होता है? एक्स प्लस आई वाई, इसी को कर रहे थे जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, कैन बी राइट। तो जेड बार क्या होता है? एक्स माइनस आई वाई, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो जेड प्लस जेड बार आपको क्या मिलेगा? 2x मिलेगा, और x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? जेड प्लस जेड बार अपॉन 2 मिलेगा। आप जब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे यहाँ पर तो ये कैंसिल होगा, और डिफरेंस करने पर हमें क्या मिलेगा? जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू एक्स एक्स कैंसिल आई वाई 2 आई वाई। तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू वी विल गेट जेड माइनस जेड बार अपॉन 2y। ओके, तो यहां से x की वैल्यू हमें मालूम हो गई, दैट इज x इन टर्म ऑफ जेड एंड जेड बार, दैट इज जेड बार अपॉन 2, एंड y की वैल्यू जेड माइनस जेड बार अपॉन 2y। जब x और y आप निकाल लेंगे तो आपको क्या करना है? जैसा कि आप जान रहे हैं कि z किसका फंक्शन है? z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y। तो अगर हम चाहें कि डेल एफ अपॉन डेल जेड लिखें, पार्शियल डेरिवेटिव फार्मूला अगर लगाएं तो क्या होगा? डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन क्या होगा? डेल जेड, प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल जेड। क्लियर है? तो डेल वाई अपॉन क्या आएगा? डेल जेड आएगा, जैसा कि आप जान रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे, ये जो दो वैल्यू आप देख रहे हैं
डेल एक्स अपान डेल जेड और डेल वाई अपान डेल जेड, यही वैल्यू आपको रख देनी है। कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। डेल एक्स अपान डेल जेड क्या होगा, डेल एक्स अपान डेल जेड हो जाएगा हमारा 1, इसका तो होगा नहीं, 1/2, और डेल एक्स अपान डेल जेड बार जब डेल वाई अपान डेल जेड निकालेंगे तो डेल वाई अपान डेल जेड क्या होगा, दैट इज डेल वाई अपान डेल जेड इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज -1/2i। तो यहाँ पर जब हम रखेंगे डेल एक्स अपान डेल जेड इज इक्वल टू 1/2 डेल एफ अपान डेल एक्स, और यहाँ पर -1/2i रखेंगे, माइनस हो जाएगा, और डेल एफ अपान डेल वाई, और ये क्या है हमारा डेल एफ अपान डेल जेड। ध्यान से देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब हम डेल एफ अपान डेवा बाई डेवा जेड लिख रहे हैं, एफ को बाहर कर रहे हैं, और इन दोनों में से भी एफ को हम बाहर करके लिख रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं, दैट कैन बी राइट 1/2 ऑफ ब्रैकेट डेल बाई डेल एक्स माइनस 1/i डेल वाई डेल वाई। अब बाहर क्या होगा, बाहर होगा हमारा, इसको हम क्लीन कर दें, तो अगर इसको क्लीन करते हैं यहाँ क्या होगा, एफ होगा। तो आप जानते हैं कि इस तरह के फार्मूले में हम एफ को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। जब रिमूव होगा तो डेवा बाई डेवा जेड की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 1/2 डेवा अपान डेवा एक्स माइनस 1/i डेवा अपान डेवा वाई। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए आगे भी क्लीन करते हैं। जब इसको क्लीन कर देंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, डेवा बाई डेवा जेड इज इक्वल टू आपको क्या मिला है, 1/2 डेवा अपान डेवा एक्स माइनस 1/i डेवा अपान डेवा। यहां तक क्लियर? अब हमें क्या करना है, जैसे आपने डिफरेंशिएट किया डेल एफ अपान डेल जेड को जेड के रिस्पेक्ट में जेड को, वैसे ही आपको इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है जेड बार के रिस्पेक्ट में। जब जेड बार के करेंगे यहाँ भी जेड बार आएगा और यहाँ भी जेड बार आएगा, और फिर क्या करना है, जो आपने एक्स और वाई निकाला था इन टर्म ऑफ जेड प्लस जेड बार एंड जेड माइनस जेड बार, वहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे और इस तरह आएंगे क्वेश्चन में पुट करने के बाद, तब आपको डेवा अपान डेवा जेड बार मिलेगा 1/2 डेवा अपान डेवा एक्स प्लस 1/i डेवा अपान डेवा। क्लियर है? थोड़ा सा इसमें एक ध्यान दीजिए, मैं इंप्रूवमेंट करने वाला हूँ। क्या इंप्रूवमेंट करने वाला हूँ, जैसे कि आप जानते हैं x इज इक्वल टू जेड प्लस जेड बार था अपान 2, और y इज इक्वल टू क्या था, जेड माइनस जेड बार अपान 2y। ओके, तो जब हम डेल एक्स अपान डेल जेड निकालेंगे तो 1/2 तो कंफर्म है, लेकिन डेल वाई अपान डेल जेड निकालेंगे तो 1 अपान क्या आएगा, प्लस 2y आएगा, 1 अपान प्लस 2y। तो जब 1 अपान 2i आएगा तो यहाँ पर माइनस ना रख के हम क्या रखेंगे, प्लस रखेंगे। तो जहाँ जहाँ माइनस था वहाँ प्लस कर देंगे, मतलब पहली वैल्यू क्या आएगी, 1/i डेवा अपान डेवा i। यहाँ तक क्लियर? ओके, अब ध्यान से देखिए, इसी तरह जब हम दूसरा वाला सॉल्व करेंगे तो ये दूसरे वाले में जेड बार के रिस्पेक्ट में करेंगे, वो क्या आएगा, माइनस आएगा। ये प्लस आया है तो ये क्या आएगा, माइनस आएगा। अब यहाँ तक हो चुका है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लीन करते हैं। कि आप देख रहे हैं कि डेवा अपान डेवा जेड और डेवा अपान डेवा जेड बार हमारा दोनों निकल चुका है। थोड़ा सा इसमें हमें क्या करना होगा, एक और स्टेप चलना होगा कि डेवा अपान डेवा जेड को हम क्या लिख सकते हैं, जानते हैं कि 1/i की वैल्यू क्या होती है, अगर हम रेशनलाइज करें 1/i को लिख सकते हैं i/i स्क्वायर, दैट इज i/-1 माइनस i, और ये किसकी वैल्यू है, 1/i, मतलब 1/i इज इक्वल टू -i होता है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो 1/i को हम किससे हटाएंगे, 1/2 डेवा अपान डेवा एक्स माइनस i डेवा अपान डेवा वाई। और इसी तरह जब हम इसको -1/i को हटाएंगे तो यहाँ माइनस ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस i। तो अगला वाला अगर हम निकालेंगे तो डेवा अपान डेवा जेड बार क्या होगा, 1/2 डेवा अपान डेवा एक्स प्लस i डेवा अपान डेवा वाई। ये दो चीजें हमारी निकल चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें सॉल्व करना है। चलिए इसको पहले क्लीन कर देते हैं और ये वाला भी क्लीन कर देते हैं, केवल ये पार्ट हमारा रहेगा।
जैसा कि देख रहे हैं क्लीन हो चुका है, हमारे ये दो वैल्यूज हमें मिल चुके हैं, डेवा अपान डेवा जेड और डेवा अपान डेवा जेड बार। तो अब आगे क्या करते हैं, ध्यान देखिए, डेल टू एफ अपान डेल जेड इंटू डेल जेड बार। अब ये कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से लिखिए, डेल टू अपान डेल जेड इंटू डेल जेड बार। अब जब हमारा डेल टू अपान डेल जेड इंटू डेल जेड बार हो जाएगा तो आपको क्या करना है, इसी को हम लिख सकते हैं बाई डिफरेंशिएशन फार्मूला डेल एफ अपान डेल जेड बार। क्लियर। अब डेल एफ अपान डेल जेड बार क्या होगा, यहाँ से आप पुट कर दीजिए सेकंड वाले से, तो सेकंड वाले में जब पुट करेंगे डेवा अपान डेवा जेड और आएगी वैल्यू 1/2 डेवा अपान डेवा एक्स प्लस आई डेवा अपान डेवा वाई, ब्रैकेट क्लोज, और बाहर क्या होगा, क्लियर। तो आगे देखिए क्या होगा, 1/2 तो बाहर हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक। जब डेवा बाई डेवा जेड को की वैल्यू भी आप रखेंगे, डेवा अपान डेवा जेड की भी वैल्यू रख दीजिए और डेवा अपान डेवा जेड बार की वैल्यू भी रख देते हैं, तो क्या होगा 1/2, यहाँ पर ये वाला होगा डेवा अपान डेवा एक्स माइनस आई डेवा अपान डेवा वाई, और ये वाली वैल्यू क्या है 1/2 डेवा अपान डेवा एक्स प्लस आई डेवा अपान डेवा वाई, और बाहर क्या होगा, एफ होगा। ये एफ वहाँ वाला है जो हम इसे बाहर करके रखें। अब ध्यान दीजिए कि 1/2 1/4 डेवा बाई डेवा एक्स, देखिए इसे ए मानिए इसे बी, तो ये प्लस बी हो जाएगा, और ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो डेल टू अपान डेल एक्स स्क्वायर और डेल टू अपान डेल वाई स्क्वायर। और ध्यान दीजिए माइनस होगा, ठीक, लेकिन आई भी है तो आई का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, दैट इज ब्रैकेट क्लोज एफ, दैट इज 1/4 डेवा अपान डेवा एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर इज -1, दैट इज प्लस डेल टू अपान डेल वाई स्क्वायर। ये किसके इक्वल है, डेल टू एफ अपान डेल जेड इंटू डेल जेड बार। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है तो अब आप समझिए आपका आंसर आ चुका है। केवल आपको क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देना है या इस 4 को आपको LHS में सेंड कर देना है। जैसे ही 4 को आप में सेंड करेंगे आपको ये फॉर्म मिलेगा और आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन किया जाएगा, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या था खास कि आपको सबसे पहले z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लेना था और z बार इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई, दोनों को सम करके x और y की वैल्यू और एक बार डिफरेंस करके x और y की वैल्यू निकाल करके उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं z के रिस्पेक्ट में और z बार को रिस्पेक्ट में, तो हमें डेवा अपान डेवा जेड, डेवा एक्स अपान डेवा जेड और डेवा एक्स अपान डेवा जेड बार, और इसी तरह डेवा वाई अपान डेवा जेड बार और डेवा वाई अपान डेवा जेड, इस तरह की जब वैल्यू हमें मिल जाएंगी तो हम आ जाएंगे टोटल डेरिवेटिव वाले, पार्शियल डेरिवेटिव वाले फार्मूले में, जहाँ z इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई होगा, तो डेल एफ अपान डेल जेड क्या हो जाएगा, डेल एफ अपान डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपान डेल जेड प्लस डेल एफ अपान डेल वाई इंटू डेल वाई अपान डेल जेड बार डेल जेड। तो इस तरह अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और लास्ट में सॉल्व करते हुए ये वाला जो हमने रिलेशन यहाँ से बनाया है इस वाले कॉन्सेप्ट को लेके कि यह बस सेट कर दे रहे हैं, बाकी डेवा अपान डेवा जेड और डेवा अपान डेवा जेड बार की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इस तरह सॉल्व करेंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो ये एक नई वैरायटी का क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इतना जानते रहिए। और इस तरह हमारा जो है एक वैरायटीफुल प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ। आगे चल के मैं देखता हूँ कि गेट जैम और नेट जैसे एग्जामिनेशंस में CSIR नेट हुआ चाहे जैम हुआ, जैम के थ्रू हम MSc करते हैं IIT से, जो BSc अपीयरिंग या BSc फाइनल में होते हैं वही एप्लीकेबल होते हैं। और फिर उसके बाद कुछ गेट की भी प्रॉब्लम, गेट के हम देखते हैं जिसमें एनालिटिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। और मैं अपने सभी व्यूवर से कहूँगा कि मेरे चैनल पर अपडेट रहिए। जल्दी मैं आपकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस BSc थर्ड ईयर का चल रहा है, मैं जल्द से जल्द मैं हो सकता हूँ कि आपको नेक्स्ट डे ही BSc सेकेंड ईयर का लीनियर अलजेब्रा या डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों में से कोई एक पेपर मैं शुरू करूँगा, जो कि मुझे आपको एक टॉपिक लेके चलना है, लीनियर अलजेब्रा चाहे डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसी के साथ मैं बता दूं जो हमारे BSc फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी मैं कहूँगा कि मेरे चैनल पे बने रहें। जल्दी मैं BSc फर्स्ट ईयर के भी जो न्यू स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए भी काम करेगा, मैं उसके लिए हो सकता है थर्ड पेपर शुरू करूँ, इसलिए मेरे चैनल पे आप सब बने रहिए।
और मैं अपने सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि कृपया करके अपने सर की बात को सुनते हुए मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मतलब ये उन सभी लोगों को तक पहुंचना चाहिए जो इसके लिए ज़्यादा मतलब योग्य भी हैं, जो इसको सही रूप से इसका यूज भी करेंगे। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो पढ़ने में लापरवाह हों, जो एग्ज़ाम डेट देखते हों, जो नए सत्र का इंतज़ार करते हो, इनके लिए वो वीडियो नहीं है। ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो रेगुलर रहते हों, अपडेट रहते हों और तैयार रहते हों कि आने वाली सिचुएशन से हम तैयार रहें, जैसा कि आप जान रहे हैं। तो इसी के साथ मेरा वीडियो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, जो पुराने व्यूअर हैं शेयर करिएगा और जो न्यू व्यूअर हैं वो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।